हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। मेरा नाम आकाश सिंह यादव है। आज एक बहुत ही अच्छा वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। आपकी डिमांड पे काफ़ी सारे लोगों को कट ऑफ को लेके अभी डाउट है और कट ऑफ को लेके काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं कि सर इस बार कितना कट ऑफ जाएगा। एंड इसके अलावा काफ़ी सारे लोगों ने इस पे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे हैं, सर कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग हैं, और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चंस भेजे भी हैं। तो उन क्वेश्चंस का आज हम एनालिसिस भी करेंगे कि वो क्वेश्चंस रॉन्ग हैं कि नहीं, एंड उसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, एंड रिवाइज आंसर की आएगी तब उसका आंसर्स में भी चेंज हो। एंड इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी डाउट था कि अगर मान के चलो हमने सर चैलेंज किया है क्वेश्चन को, तो क्या वो मेरा सही होगा कि जितने कैंडिडेट हैं सबका सही होगा। तो उन सारे क्वेश्चंस को आज हम आंसर्स देने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। एंड इसके अलावा जो लोग भी अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को भी दबा दो। उससे क्या होगा कि जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। एंड फ्यूचर में अभी बहुत अच्छे वीडियो आने वाले हैं, चाहे वो आपके पीएचडी इंटरव्यू के लिए हों, चाहे वो आपके आईआईटीज़ के इंटरव्यू हों या एनआईटी के इंटरव्यू हों या ट्रिपल आईटी, या इसके अलावा आईआईएम्स के इंटरव्यू हों, या आपका रिसर्च प्रपोजल हो या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो। इन सब पे भी बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक भी कर देना वीडियो को, ठीक है। तो हम चलते हैं, थोड़ा सा ये हमारे बारे में है, अबाउट मी। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को काफ़ी सारे लोगों ने मुझे भेजा है और बोला है कि ये क्वेश्चंस एनटीए ने जो आंसर की दी है उसके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो गलत है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, वो था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबर लॉज आर रिलेटेड टू वर्किंग आवर्स, कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग एनटीए ने जो आंसर दिया है, एनटीए ने आंसर दिया है थर्ड सी एंड डी, जो कि आंसर सही है। काफ़ी सारे लोग आप में से बोल रहे हैं कि इसका जो आंसर है बी सी डी भी हो सकता है, लेकिन बी इसका आंसर नहीं हो सकता है। जो भी एक्ट हैं, जो कि लेबर लॉ एक्ट हैं, जो कि वर्किंग आवर्स या कंडीशंस ऑफ सर्विस या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हैं, वो आपके होते हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948 या इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट भी उसमें आता है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट भी आता है, द एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एक्ट भी आता है। इसके अलावा इसको वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और माइंस एक्ट 1952 भी आता है। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर सी एंड डी ठीक है, बट देखते हैं एनटीए क्या रिवाइज आंसर की में आंसर देता है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि क्या आंसर देता है एनटीए। और ये क्वेश्चन, हाँ, हम लोगों ने अपने, जब एक बार मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपको क्विज कराई थी, तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, ट्रेड यूनियन एक्ट का था। तो ये क्वेश्चन मैंने उसमें सेम क्वेश्चन इंक्लूड किया है, आप जाके देख सकते हो टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे भी काफ़ी सारे लोगों को डाउट हो रहा है, और ये वाला क्वेश्चन जो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, और मुझे भी लगता है कि इसका आंसर कहीं ना कहीं गलत है। The underlying principle of the combined code of corporate governance and conduct are acceptability, openness, integrity, accountability and responsibility। जो एनटीए ने आंसर दिया है वो ए दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका आंसर जो होना चाहिए वो आपका इसमें पूछा गया है, जो हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसका कोड ऑफ कंडक्ट जो है, या उसके अंडरलाइन प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं। तो भाई उसके प्रिंसिपल जो होते हैं वो अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटीग्रिटी, ओपननेस तो होते हैं, लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होता है। इस क्वेश्चन में उन्हें एक्सेप्ट जरूर लिखना चाहिए था, मतलब कि कौन सा जो है वो कंबाइंड कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस या कंडक्ट का अंडरलाइन प्रिंसिपल नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर तब होता आपका एक्सेप्टेबिलिटी। अभी इसका आंसर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होता है, लेकिन इस समय जो मोर एक्यूरेट आंसर है वो आपका अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, और काफ़ी सारे लोगों ने ये क्वेश्चन सेंड किया है मुझे। तो इस क्वेश्चन का जो एनटीए ने आंसर दिया है वो आपको दिया है मे बी ए, सी एंड डी, लेकिन मुझे लगता है इसमें बी भी इंक्लूड होना चाहिए। इसमें बोला गया है कि अगर आप कोई गुड है, जो गुड्स हैं उसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हो इंडिया से, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट फिल करने पड़ेंगे कस्टम क्लियरेंस के लिए, ठीक है। तो उसमें शिपिंग बिल भी हो सकता है, एयरवे बिल भी हो सकता है, और इनवॉइस भी हो सकता है, और पैकेजिंग लिस्ट भी हो सकता है। अब देखते हैं एनटीए क्या रिवाइज की आंसर की में आंसर देता है, ठीक है। लेकिन इसका आंसर ए बी सी डी हो सकता है, ठीक है।
फिर हम बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन। हाँ, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का मैंने जब मैंने आपको मैनेजमेंट का जो पेपर है उसका एनालिसिस करवाया था, तो मैंने इसका आंसर बिहेवियरल सेगमेंट दिया था, और जो कि एनटीए ने भी बिहेवियरल सेगमेंट दिया है। और मैंने किस बेसिस पे दिया था, बिहेवियरल सेगमेंट के अंदर भी कई सारे पॉइंट्स होते हैं। तो एक पॉइंट होता है बेनिफिट सॉर्ट, उसके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो मुझे लग रहा था कि टूथपेस्ट का जो आंसर होगा बिहेवियरल सेगमेंटेशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बोल सकते हो कि डेमोग्राफी सेगमेंटेशन में भी आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बिहेवियरल सेगमेंटेशन ज़्यादा एक्यूरेट लगा मुझे और एनटीए को भी ज़्यादा एक्यूरेट लगा, तो उन्होंने इसका आंसर वही दिया है। अब देखते हैं कि रिवाइज आंसर की में क्या आंसर चेंज होता है या नहीं होता है, लेकिन ये कन्फ्यूजिंग है। अगर 1 और 3 होता तो फिर उसका करेक्ट आंसर वो हो सकता था, ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं गलत आंसर दिया है एनटीए ने। अब ब्रांड एक्सटेंशन स्ट्रेटजी रिफर्स टू, मुझे लगता है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑल ऑफ दी अबव हो सकता है। कहीं ना कहीं आप इसको पढ़ सकते हो, ब्रांड एक्सटेंशन स्ट्रेटजी क्या होती है, उससे रिलेटेड चीज़ें, तो उससे आपको पता चलेगा कि इसका जो करेक्ट आंसर बन सकता है वो ऑल ऑफ दी अबव बन सकता है, ठीक है। हाँ, इसका सीक्वेंस का कोई क्वेश्चन था, ये भी काफ़ी सारे लोगों ने भेजा है मुझे, तो इसमें भी थोड़ी सी एम्बिग्विटी है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें कुछ सीक्वेंस में। तो अब देखते हैं कि रिवाइज आंसर की में क्या आंसर होता है। इसका एनटीए ने जो आंसर दिया है वो 3 दिया है, मे बी रिवाइज आंसर की में आंसर इसका चेंज हो, ठीक है। फिर हाँ, एक क्वेश्चन और है जो कि ऑटोमोबाइल असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग फॉलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेआउट। तो इसमें जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन है प्रोसेस लेआउट एंड प्रोडक्ट फोकस लेआउट पे, ठीक है। जो एनटीए ने आंसर दिया है अपनी आंसर की में वो है प्रोडक्ट फोकस लेआउट, ठीक है। लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि इसका प्रोसेस लेआउट भी हो सकता है। हाँ, इसका प्रोसेस लेआउट हो भी सकता है। काफ़ी सारा मैंने सर्च किया है तो उसमें मैंने देखा है कि कहीं पे इसका आंसर प्रोसेस लेआउट है और कहीं पे इसका आंसर प्रोडक्ट फोकस लेआउट है, तो इस पर भी थोड़ी सी एम्बिग्विटी है। अब देखो एनटीए इसको कंसीडर करता है कि नहीं, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं कट ऑफ को लेके। देखो, जब आप लोगों ने पेपर दिया था, पेपर देने के बाद आप में से काफ़ी सारे लोगों से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। उस पर काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, मोर देन 1000 उस पर मेंबर हैं। तो उस पर क्या हुआ कि मैंने आप लोगों से पूछा कि आपका पेपर कैसा गया, तो आप में से सब ने बोला था कि जो पेपर था, पेपर का लेवल थोड़ा सा सिंपल था लास्ट टाइम से, और कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जा सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी 2018 दिसंबर की और 2019 की जो कट ऑफ थी वो क्या थी। तो देखो, 2018 दिसंबर की जो कट ऑफ थी वो आपकी जो जर्नल की थी वो 62 थी, 62% थी आपकी जेआरएफ के लिए, ठीक है। आपकी जो जेआरएफ की कट ऑफ थी वो 62% थी, और जो नेट की कट ऑफ थी, या जो असिस्टेंट प्रोफेसर भी बोलते हैं हम जिसे, ठीक है, वो आपकी 54 थी, ठीक है। ओबीसी के लिए जो थी 58.67% थी, एंड इसके अलावा नेट की जो थी वो आपकी 49.33 थी। इसी तरीके से एससी एसटी की भी आपको देख लेनी है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 2019 जून की। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो हमारी कट ऑफ होगी वो 68 जाएगी, इस बार इतनी ज़्यादा जाएगी। तो देखो, कट ऑफ को प्रिडिक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। देखो, एक्यूरेट कट ऑफ बताना कोई नहीं बता सकता। आपको जितने भी चैनल हैं वो आपको बताते होंगे कि एक्यूरेट कट ऑफ ये हो सकती है या ये हो सकती है, वो पॉसिबल नहीं है। वो आपको तभी बता सकते हैं कि जब उन्हें पता हो कि कितने लोगों ने पेपर दिया है और आंसर की भी आपकी करेक्ट आ चुकी हो, रिवाइज आ चुकी हो, एंड इसके अलावा आपका जो है पेपर का लेबल पता हो, सारी चीज़ें पता हो। उसके बाद आप एक बार सोच सकते हो बताने को। तो इस बार देखो, जब जून 2019 पे मेरा नेट क्वालिफाई हुआ था तो मैंने पेपर दिया था, तो इस बार किसी ने इतना नहीं बताया था कि जो परसेंटेज स्कोर है 68% जाएगा, इतना ज़्यादा जाएगा। जब इतना स्कोर गया तो सब जितने भी एजुकेटर थे सब एकदम से सोच पे पड़ गए कि इतना कैसे चला गया, इतना जाने की किसी को उम्मीद नहीं थी, ठीक है। तो देखते हैं इस बार 2019 में जो पेपर था वो पेपर का लेवल भी थोड़ा सा सिंपल था, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ईयर, जो दिसंबर, पिछली बार, ठीक है।
इस टाइम भी मैंने पेपर दिया था, मेरा JRF क्वालिफाई था और मेरी ऑल इंडिया रैंक 31 थी इस बार, ठीक है। तो आपकी जो इसमें मैनेजमेंट का जो कट ऑफ था 61.33% था JRF के लिए, ठीक है। और जो नेट के लिए जो आपका कट ऑफ था वो आपका था 54%, ठीक है। आपका जनरल कैटेगरी का बता रहा हूँ मैं, EWS का 57.33 एंड 48.67 नेट के लिए। एंड OBC की हम बात करेंगे, OBC में जो था 57.33 आपका JRF के लिए एंड 48.61 नेट के लिए। तो देखो जो पेपर का लेवल आप लोगों ने बताया था कि बहुत सिंपल था, लेकिन जब आपने आंसर्स की से अपने आंसर्स को मैच किया उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने, कम से कम कुछ नहीं तो मुझे 100 लोगों ने अपने मार्क्स बताए हैं। तो जो मार्क्स आप लोग बता रहे हो वो आपके मार्क्स जो हैं वो आ रहे हैं 160 से 180 के बीच में, ठीक है। 160 से 180 के बीच में मैक्सिमम लोग यहीं पे ही हैं, या मान के चलो किसी के 150 या 140 भी हैं कुछ लोगों के, लेकिन बहुत कम लोगों के जो मार्क्स हैं वो 200 से ऊपर गए हैं। बहुत कम परसेंटेज है, बहुत कम। सिर्फ एक, जितने भी आप लोगों 100 लोगों ने मुझे अगर अपने मार्क्स भेजे हैं उसमें से 3 या 4 लोगों के मार्क्स, 5 मैं मैक्सिमम मानूंगा, 5 लोगों के मार्क्स जो हैं वो हैं आपके 190 या 200 से ऊपर, ठीक है। नहीं तो किसी के भी मार्क्स 190 से ऊपर नहीं है, सब आप लोग जितने भी हो 160 से 180 के बीच हो। तो उस हिसाब से लग रहा है कि जो कट ऑफ है वो लास्ट टाइम का ही रिपीट होगा। उसमें या तो 2% आप ये मान के चलो बढ़ जाएगा या तो 2% आपका घट जाएगा, इन दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। पहले मुझे लग रहा था कि जो आपका कट ऑफ होगा 2% बढ़ेगा, वो ऐसा क्यों लग रहा था मैं आपको बताता हूँ। ऐसा लगने का रीज़न ये था, जब आप लोगों ने पेपर दिया, पेपर देने के बाद आप लोगों ने बताया पेपर का लेवल इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था और पेपर अच्छा था और लास्ट टाइम से कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, पेपर सिंपल था, ज़्यादातर लोगों ने ये चीज़ मुझे बताई। लेकिन जब रिजल्ट आए, मतलब जब आंसर की आई, तो आंसर की में आपके आंसर्स उतने नहीं सही हो रहे हैं। उसका मेन रीज़न क्या है ना कि आप लोगों ने, मेन चीज़ मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर जितनी मैंने आपको जितनी भी सीरीज़ कराई हैं अपने पेपर सेकंड की, अगर आप उतनी पढ़ के जाते तो आपके कुछ नहीं तो 60 से 65 क्वेश्चन सही होते मैनेजमेंट में, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। क्योंकि उसमें से 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो सेम टू सेम रिपीट हुए हैं। आप जाके देख भी सकते हो उस चीज़ को, सेम टू सेम वैसे ही रिपीट हुए हैं। आप लोगों का क्या है कि आप लोग चीज़ों को पढ़ लिए, पढ़ने के बाद चीज़ें छोड़ दिए। इस बार जो पेपर था, पेपर थोड़ा सा डिफरेंट था। डिफरेंट कैसे था कि पेपर तो सिंपल था लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे, वो मैच द फॉलोइंग बहुत सारी थी और थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई थी इस पेपर पे। तो इसलिए लग रहा है कि कट ऑफ अगर बढ़ेगा भी तो 1 से 2% बढ़ेगा, अगर कम भी होगा तो 1 से 2% कम होगा, ठीक है। आप ये मान के चलो, आपको एक्यूरेट कट ऑफ कोई नहीं बता सकता, मैं क्या कोई भी नहीं बता सकता। आप लोगों ने जो मार्क्स अपने भेजे या जितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं उस बेसिस पे अभी लग रहा है कि कट ऑफ कहीं ना कहीं 1 से 2% कम हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कि नेट का जब रिजल्ट आता है तो क्या कट ऑफ आता है। और हाँ, एक क्वेश्चन ये था, आप लोगों ने, कई सारे लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर मान के चलो मैंने चैलेंज किया और मेरा चैलेंज एक्सेप्ट होता है तो सिर्फ मेरा क्वेश्चन सही होगा या सबका क्वेश्चन सही होगा। तो देखो भाई, जब आप चैलेंज कर रहे हो तो अगर आपका चैलेंज एक्सेप्ट हो रहा है तो फिर रिवाइज आंसर की आती है। रिवाइज आंसर की में वो सबका सही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर वो सिर्फ आपका सही होगा, जितने लोग भी हैं, ठीक है, वो सबका सही होगा अगर आंसर चेंज होता है तो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि एनटीए उनको हटा देता है, ठीक है, तो वो उसका मार्क्स सबको दिया जाता है, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट होते हैं उसका मार्क्स सबको देते हैं, ठीक है। जैसे कॉमर्स में 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हटाए गए हैं या हटाए जा सकते हैं, मुझे लगता है। मैनेजमेंट में ऐसे क्वेश्चंस कम ही हैं, 1-2 क्वेश्चन हैं जो हटाए जा सकते हैं, तो उसका मार्क्स सबको मिलता है, ठीक है। तो हाँ, अच्छे से प्रिपरेशन करो, अभी इतना डिमोटिवेट मत हो, पेशेंस रखो, थोड़ा सा कट ऑफ को लेके इतना ज़्यादा टेंशन मत लो एंड आप अपना 100% दो। रिजल्ट देखो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में क्या है कि आप अपना 100% दो, आप मेहनत करो, ठीक है। अब बाकी रिजल्ट क्या होता है वो मैटर नहीं करता है ज़्यादा। आप अपना नॉलेज बढ़ाओ, आप अपना अच्छे से पढ़ाई करो और नेक्स्ट टाइम के लिए जिसको भी लगता है नहीं होगा या होगा जो भी चीज़ है,
तो अपने नेक्स्ट टाइम अच्छे से प्रिपरेशन रखो और अच्छे से प्रिपेयर करो चीज़ों को। बस मैं इतना ही बोलूँगा, और जितना हो सके अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो यार। अगर मैं ये चीज़ बोलूँगा कि अगर आपके इस पेपर में बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते ना तो ये पेपर आप इजीली निकाल लेते। अगर आप, मैं इतना बोल सकता हूँ, मैंने MBA और BBA में जितनी पढ़ाई की है मैं उसी से जितने भी मेरे पेपर निकले हैं लास्ट के 2 टाइम्स या 3 टाइम मैंने नेट जो निकाला है सिर्फ उसी के दम पे निकाला है, क्योंकि मेरे बेसिक कंसेप्ट्स अच्छे थे। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट्स अच्छे होंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, चाहे आपका नेट क्वालिफाई हो या आपका JRF क्वालिफाई करने की बात हो, या आपका जब आप PhD इंटरव्यू के लिए जाओगे वहाँ पे भी आपका जब इंटरव्यू होता है तो वहाँ पे आपके बेसिक कंसेप्ट्स चेक किए जाते हैं। तो आप अपने बेसिक्स को अच्छा करो जितना हो सके, तो आप इजीली इस पेपर को निकाल सकते हो। ठीक है, थैंक यू। एंड वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड वीडियो को यार शेयर कर दिया करो, जितना हो सके कोशिश किया करो शेयर कर दो। थैंक यू ऑल।